Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in today's lecture we are going to discuss the poem Ode to the West Wind, which is written by Percy B. Shelley. Students, I have already uploaded the biography of the poet and you can find that lecture in the playlist The History of English Literature. So in this lecture we will discuss only the poem. So let's start the poem. This poem was published in 1820 and it focuses on death and possibilities of rebirth. Students, Ode to West Wind is a poem which shows the power of wind which brings a change in the natural world. इसके अलावा इस पोएम में हमें पोइट सोसाइटी में रेफॉर्मेशन की ख्वाहिश करता हुआ नज़र आता है कि पर्सी बी शेली जो यंगर रोमांटिक्स हैं ऑल द रोमांटिक पोइट्स स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उससे फ्रेंच रेवोल्यूशन से बड़े इंस्पायर्ड थे और ये अपनी सोसाइटी में भी रेफॉर्मेशन की ख्वाहिश करते हुए नज़र आते हैं। इस पोएम में भी हमें पोइट सोसाइटी में रेफॉर्मेशन की ख्वाहिश करता नज़र आता है। इसके अलावा इसमें हमें होप और ऑप्टिमिज्म का थीम नज़र आता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम। हम लोग लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके अलावा इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज़ हुई हैं वो चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। O wild west wind, thou breath of autumn being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing. यहाँ पे देखें कि जो स्टूडेंट्स वेस्ट विंड के लिए पोइट ने वाइल्ड का वर्ड यूज़ किया है, इससे पता चलता है वेस्ट विंड की अनकंट्रोलेबल नेचर का। तो पोइट कहता है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड द ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, ए वाइल्ड वेस्ट विंग, तुम में आटम सीज़न का सांस है, तुम आटम सीज़न का सांस लेती हो, तुम में आटम सीज़न की जान है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी भी यूज़ हुई है वेस्ट विंड से, जो कि किसी नॉन लिविंग थिंग से जब कोई पोइट एड्रेस करता है तो इसका मतलब है कि ही इज़ यूजिंग द अपोस्ट्रोफी, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज़ हुई है। इसके अलावा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, वेस्ट विंड को पर्सोनीफाई किया गया है क्योंकि वो विंड तो सांस नहीं ले सकती। जब किसी नॉन लिविंग चीज़ को हम ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है वो देते हैं तो इट मीन्स वी आर पर्सोनीफाइंग द थिंग्स। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर पोइट कहता है कि तुम्हारे यानी कि तुम्हारे में जान है आटम सीज़न की। जब तुम आती हो, तुम चलती हो तो फिर पता चलता है कि आटम सीज़न आ गया है। दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव डेड आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लीइंग। यहाँ पे पोइट कहता है कि तुम्हारी प्रेजेंस जो है वो अनसीन है। अगरचे तुम्हारी प्रेजेंस अनसीन है लेकिन तुम्हारे आने से लीव्स ऐसे भागते हैं जैसे घोस्ट को देख के किसी जादूगर को, किसी एन्चांटर को देख के घोस्ट भागते हैं, भूत भागते हैं। यहाँ पे सिमिली भी यूज़ हुई है, आर ड्राइवन लाइक घोस्ट। और इसके अलावा जो है यहाँ पे सिंबलिज्म यूज़ हुआ है। सिंबल डेड लीव्स आर द सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। यहाँ पे डेड लीव्स डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है पोइट कि येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड, ओ दो हु चेरियोस्टेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड। अब वो वेस्ट विंड से मुखातिब होकर कहता है कि ये पत्तों का डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि येलो कलर के हैं, ब्लैक हैं, पेल हैं, हेक्टिक रेड हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो कलर्स हैं, यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुई है। इमेजरी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल है जिससे जो रीडर है वो अपने 5 सेंसेस के साथ थिंग्स को परसीव करता है। तो यहाँ पे जो कलर्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है पत्तों की, यहाँ पे इमेजरी यूज़ की गई है। तो पोइट कहते हैं ये पत्ते जर्द, पीले या सुर्ख हैं और ऐसे लगते हैं जैसे ये किसी वबा का शिकार लोगों का ग्रुप होता है। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन, वबा का शिकार, वबाई बीमारी का शिकार लोगों का कोई ग्रोह है। ओ दो हु चैरियटिस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड, और तुम क्या किसी चैरियट में जैसे आती हो, किसी बग्गी में आती हो और इनको इनके विंट्री बेड तक ले जाती हो।
यहाँ पे स्टूडेंट्स एलिट्रेशन भी यूज़ हुई है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, स्टार्ट में ही पोइम के एलिट्रेशन यूज़ हुई है। म्यूज़िकल डिवाइस है जिससे जो है वो म्यूज़िकलिटी इन्हांस होती है पोइम की। एलिट्रेशन इज़ यूज़ ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड विद इन सेंटेंस। तो यहाँ पे एलिट्रेशन भी यूज़ हुई है। नेक्स्ट देखें, द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। अब ये जो सीड्स हैं जिनको तुम ले के आती हो, ये ज़मीन के नीचे, ठंडी ज़मीन के नीचे पड़े रहते हैं। ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, और हर कोई ऐसे पड़ा रहता है, हर भी जैसे होता है जैसे कि कोई लाश अपनी कब्र के अंदर पड़ी होती है, यानी कि मूवेबल नहीं होती। तो यहाँ पे सिमिली अगेंस्ट यूज़ की गई है। कॉप्स इज यूज्ड इज मेटाफर फॉर, सॉरी सिमिली यूज़ हुई है। कॉप्स के साथ कंपेयर किया गया है सीड्स को यहाँ पे, कि सीड्स जो हैं वो कॉप्स की तरह, किसी लाश की तरह अपनी कब्र में पड़े रहते हैं। अनटिल दाइन आजुर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, जहाँ जब तक कि तुम्हारी, आंसुर का मतलब होता है स्टूडेंट्स ब्लू, ब्लू कलर। तो यहाँ पे कंट्रास्ट यूज़ किया उसने पत्तों के साथ, पत्तों के कलर्स के साथ ब्लू कलर का कंट्रास्ट, उनके फेडेड कलर के साथ ब्लू कलर का कंट्रास्ट जो है वो यूज़ किया है। तो स्प्रिंग को उसने ब्लू कलर दिया है। कहता है कि उस वक़्त तक जब तक कि तुम्हारी जो नीली बहन, नीली सिस्टर स्प्रिंग है, शैल ब्लो हर कैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, जब तक कि वो अपना गीत इस ख्वाब देखती हुई ज़मीन पर, जो कि ख्वाब देख रही होती है, उसके अंदर होप होती है कि उसके अंदर से कुछ बहुत वैल्यूएबल बाहर आने वाला है, जब तक वो अपना गीत इसके ऊपर नहीं गाती तब तक ये जो है अपने इसी कब्र में पड़े रहते हैं। Next, and fill driving sweet birds like flock to feed in air with living hues and odors, plain and hills. और फिर जब विंड ये चलती है तो इन बीजों में से छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं, ठीक है, स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक। फ्लॉक्स क्या होते हैं? जो भेड़ों का रेवड़, ठीक है। तो वो ऐसे ही लगते हैं कि जैसे जब ये बर्ड्स निकलती हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे फ्लॉक्स को, यानी कि भेड़ों के रेवड़ को फीड करने के लिए प्लेन्स में छोड़ दिया हो। बर्ड्स, बस सफ़ेद कलर की बर्ड्स, और फिर जो है उनको कंपेयर किया हुआ है सफ़ेद कलर की भेड़ों के साथ, कि जब भेड़ों इकट्ठी होती हैं और ये बर्ड्स इकट्ठी एक साथ निकलती हैं तो दूर से देखें तो ऐसे ही लगता है कि जैसे ये भेड़ों के रेवड़ फीड करने के लिए छोड़ दिए गए हों। तो नेक्स्ट देखें, wild spirit which are moving everywhere, destroyer and preserver here or here। यहाँ पे अगेन जो है वो पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है पोइट ने। तो कहते हैं वाइल्ड स्पिरिट, ए जंगली हवा, तुम हर जगह मूव करती फिरती हो, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और तुम प्रिजर्वर भी हो। मेरी बात सुनो, तुम डिस्ट्रॉय भी कर सकती हो किसी चीज़ को और प्रिजर्व भी करती हो, बल्कि तुम, यानी कि तुम ज़िंदगी को ख़त्म भी करती हो और तुम ज़िंदगी को प्रिजर्व भी करती हो, तुम नई ज़िंदगी की उम्मीद भी हो। नेक्स्ट देखें, Thou on whose stream mid the steep sky's commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangled boughs of heaven and ocean। कहते हैं कि Thou on whose stream mild the steep sky's commotion, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड। आसमान पर जहाँ कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता, तुम वहाँ तक पहुँच जाती हो और वहाँ तक बादलों को पहुँचा देती हो। और ये बादल वहाँ ऐसे लगते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं, लूज क्लाउड लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड, बिल्कुल ऐसे जैसे ज़मीन पर पत्ते जो है ना वो बिखरे हुए होते हैं, इसी तरह आसमान पर बादल भी नज़र आते हैं। ठीक है, अब ये आसमान पर बादलों के साथ जो कंपेयर किया है पत्तों को, तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट लाइन में, शूक फ्रॉम द टैंगल्ड बॉज ऑफ हेवन एंड ओशन। अब वो कहते हैं कि ज़मीन के जो पत्ते हैं ये तो दरख्तों से झड़ते हैं, और ये जो बादल है ना, ये टैंगल्ड बॉज ऑफ हेवन एंड ओशन, ये आसमान और समंदर की असल में शाखें होती हैं। आसमान और समंदर की शाखें कैसे होती हैं? तो स्टूडेंट्स, कि जो बादल होते हैं वो ओशन से वेपोरेट होके बनते हैं,
और इस वजह से कहा गया है कि ये बादल ऐसे हैं, पत्तों की तरह हैं, और ये ओशन और हेवन की शाखें होती हैं जिनसे ये झड़ते हैं। नेक्स्ट देखें, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग there are spread on the blue surface of thine airy surge, like the bright hair uplifted from the head of some fierce maid, even from the dim verge of the horizon to the zenith's height, the lock of the approaching storm, thou dirge. तो यहाँ पॉइंट कहते हैं, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्च, कि ये जो बादल हैं ये बारिश और बिजली के फरिश्ते हैं, और ये बादल सारे आसमान पर बिखरे हुए हैं, जैसे कि ऑन द ब्लू surface of the thine airy surge, like the bright hair uplifted from the head of some fierce maid, even from the dim verge of the horizon to the zenith's height. यानी कि जैसे कि एक जंगल में नाचने वाली लड़की के बाल बिखरे हुए होते हैं। अब ये मैनेट जो होता है ये ग्रीक मिथ में डायनासिस के फॉलोअर्स को कहा जाता है। ठीक है, डायनासिस, यू नो डायनासिस इज़ द गॉडेस ऑफ वाइन। तो डायनासिस के फॉलोअर्स जो उनको मैनेट कहा जाता है। तो मैनेट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये लड़की, वो कहना चाहता है कि ये लड़की शायद डायनासिस की वर्शिपर है और जंगल में ये डांस कर रही है, इसके बाल उड़ रहे हैं। तो ऐसे ही है, ये बादल ऐसे ही आसमान में फैले हुए हैं, जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही फैले हुए हैं जैसे जंगल में नाचने वाली लड़की के बाल फैले होते हैं। तो of the even from the dim verge of the horizon to the zenith side, the lock of the approaching storm, approaching storm, और ये बादल ऐसे आसमान में फैले हुए हैं जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जैसे कि ये बादल किसी तूफान की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, जी नेक्स्ट पॉइंट कहता है दाउ डच, जी कहाँ गया, the dirge of the dying year, to which this closing night will be dome of a vast sepulchre, vaulted with all the congregated might of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst. Oh, here. तो यहाँ पे वो कहता है, डर्ज का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई मातमी गीत, ऐसा गीत जो किसी की डेथ पे गाया जाता है, वो डर्ज कहलाता है। तो पोइट कहता है, द डर्ज, तुम मातमी गीत हो। ठीक है, द डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, तुम मरते हुए साल का मातमी गीत हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी डोम ऑफ वास्ट सेपल्चर, कहते हैं कि तुम साल जो है वो ख़त्म हो रहा है और तुम इस साल का दर्द भरा गीत हो। मतलब वेस्ट विंड पुराने साल को ख़त्म कर रही है और नया साल शुरू हो रहा है। और वो कहते हैं कि रात को आसमान जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी कब्र का गुंबद हो। ठीक है, टू विच द क्लोजिंग नाइट विल बी डोम ऑफ वास्ट स्पल्चर, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ी कब्र का गुंबद हो। वॉल्टेड विद ऑल दाई congregated might of vapor from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst oh here, और उस कब्र का ये जो मेहराबी सा दरवाज़ा बना हुआ है वो ये बादल हैं। ठीक है, वो ये बादल हैं, और उस कब्र की छत से वो कहते हैं कि जो है वो ब्लैक रेन फायर जो है वो बरसेगी और ओले बरसेंगे। और फिर वो उसको अगेन कहता है ओ हियर। नेक्स्ट देखिए, thou who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean, where he lay lulled by the coil of his crystalline streams। अब पोइट यहाँ पे अगेन जो है वो पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहा है। पर्सोनिफिकेशन मेडिटेरेनियन सी के लिए उसने यूज़ की है कि मेडिटेरेनियन सी जो है
वो सो रहा है और उसको जगाया जा रहा है। अगेन जो है इसके अलावा विंड के लिए भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है कि विंड जगा रही है। तो पोइट कहता है वेस्ट विंड को कि तुमने नीले मेडिटेरेनियन सी को समर ड्रीम से जगा दिया। पोइट कहता है कि ये सी एक आइलैंड के पास आराम कर रहा है, तो तुमने जो है वो इसको जगा दिया है। अब ये देखो नेक्स्ट वो कहता है बिसाइड्स पमिस इजल इन बाइस बे एंड saw in sleep old palaces and towers quivering within the waves intenser day। तो बाइस बे एक्चुअली एक जगह का नाम है और ये नेपल्स के पास है। यानी कि ये समंदर जो है वो बाइस बे जो है वो उसके पास आराम कर रहा है, सो रहा है और तुम इसको आकर जगा देती हो। और कहते हैं बिसाइड अ पमिस इजल इन बाइस बे एंड सा इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स किवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। तो और यहाँ पे वो कहते हैं पोइट कहते हैं कि बाईस पे में बहुत सारी इमारतें थीं जो कि ओल्ड पैलेसेस और टावर्स जो कि वो डूब चुके हैं अब। और ये जो मेडिटेरेनियन सी है अपनी नींद में उनको देखता है। और ऑल ओवरग्रोन विद आजुर मॉस एंड फ्लावर्स सो स्वीट द सेंस फेंट पिक्चरिंग देम दो फॉर हुज पाथ द अटलांटिक लेवल पावर्स। तो फिर वो कहता है कि ये जो इमारतें थीं ये डूब चुकी थीं। ऑल ओवर ग्रोन विद आजर मॉस एंड फ्लावर्स सो स्वीट। अब इनके ऊपर जो है ना वो मॉस पैदा हो गई हुई है, ग्रीनरी पैदा हो गई हुई है। और जब मैं उनके जो द सेंस फेंट्स मेरी जो पिक्चरिंग दैम, जब मैं मेरी सेंसेस जो है ना वो फेंट होने लगती है, मैं मदहोश होने लगता हूँ जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, इन चीज़ों के बारे में। और उसके बाद वो कहते हैं दाओ फॉर हुज पाथ अटलांटिक लेवल पावर्स। और कि अब यहाँ पे अटलांटिक ओशन का जो है उसने यूज़ किया रेफरेंस। पॉइंट कहता है अटलांटिक ओशन बहुत ही जो है ना वो काम ओशन होता है, मगर जब तुम वहाँ से गुज़रती हो, तो जब तुम वहाँ से गुज़रती हो तो फिर क्या होता है कि वो तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा है कि तुम उसको भी जो है वो डिस्टर्ब कर देती हो। लेकिन फॉर दोज पावर द अटलांटिक लेवल्स पावर क्लीव देमसेल्फ इनटू चैज़म्स। कि उसकी जब तुम वहाँ से गुज़रती हो तो हलचल वहाँ पे पैदा हो जाती है, अटलांटिक की लहरें बुलंद होने लगती हैं। जी नेक्स्ट देखिए पोइट कहता है कि वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स एंड oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean know thy voice and suddenly grow grey with fear and tremble and despoil themselves oh here। इन लाइन्स में पोइट कहते हैं कि जो द सी वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स एंड द oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean। इन जो समंदर के अंदर जो पौधे होते हैं छोटे छोटे लगे हुए, वो जो हैं वो नो दाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे, वो ग्रीन होते हैं, लेकिन जब वो नो दे दाई वॉइस, जब वो तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं तो वो अचानक जो है वो ग्रे पड़ जाते हैं, ठीक है, डर जाते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं। विद फियर, खौफ से वो ग्रे हो जाते हैं। एंड ट्रैम्बल एंड despoil themselves, और वो कांपने लगते हैं और उनके पत्ते जो हैं वो झड़ने लगते हैं। तुम्हारी जो आने की आवाज़ सुनकर, तुम्हारे आने का जो उन्हें एहसास होता है उसको सुन के ही वो जो है वो ना उनको फील करके ही उनकी हालत ऐसी हो जाती है। जी उसके बाद नेक्स्ट लाइन, इफ़ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, अ वेव टू पैंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे पोइट कहता है कि अगर मैं इंसान की जगह कोई डेड लीफ होता, ठीक है, इफ़ आई वर अ डेड लीफ, अगर मैं इंसान की जगह कोई डेड लीफ होता
तो दो माइटेस्ट बियर, तो तुम मुझे उड़ा के ले जाती। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, या मैं अगर बादल होता तो तुम्हारे साथ उड़ता। अ वेव टू पैंट मी नीथ दाई पावर एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई ब्रेथ, और अगर मैं कोई वेव होता तो मैं तुम्हारी पावर को शेयर करता। ठीक है। नेक्स्ट है कि ओनली लेस फ्री देन दो, लेकिन वो कहता है कि मैं फिर भी जितना भी ताकतवर हो जाऊँ, जितना भी आज़ाद हो जाऊँ, मैं तुम्हारे जितना आज़ाद नहीं हो सकता, मैं तुमसे कम आज़ाद हूँ। ओ अनकंट्रोलेबल इफ़ आई इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, कहते हैं ए तुम अनकंट्रोलेबल हो। मैं, लेकिन जब मैं अपने बॉयहुड में था, जब मैं बच्चा था, एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, जब मैं बच्चा था तो मैं भी इतना ही आज़ाद था। मैं भी तुम्हारे जैसा दोस्त, तुम्हारे जैसा था और तुम्हारा दोस्त था। मैं भी अनकंट्रोलेबल था, मुझ पर भी किसी का जोर नहीं चलता था। और जो है वो उस वक़्त मैं तुम्हारे साथ उड़ सकता था, तुम्हारा दोस्त बन सकता था। As then went to outstrip the sky's speed, scarce seemed a vision I would never have striven, as thus with thee in prayer in my sore need. और अगर मैं उस वक़्त as then went to outstrip the sky's speed, तो वो कहते हैं अगर मैं उस वक़्त इस बात को इमेजिन करता तो फिर ये ख्याल जो है वो कितना बुरा ख्याल नहीं था। यानी कि उस वक़्त मैं इतना फ्री था, इतना खुद अनकंट्रोलेबल था, इतना मेरी में स्ट्रेंथ थी कि मुझे तुम्हारे साथ खुद को कंपेयर करना उस वक़्त को इतना बुरा ख्याल महसूस ना होता। ये ख्याल इतना मुझे बेहुदा ना लगता। ठीक है। स्केयर सेम्ड अ विजन आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, I would never have striven as thus with thee in prayer in my sore need। यानी कि उस वक़्त, यानी कि बॉयहुड में मुझे तुम्हें याद ना करना पड़ता और ना ही तुम्हारे लिए दुआ करना पड़ती। और आज मैं इतनी मुश्किल फेस कर रहा हूँ तुमसे बात करने में, क्योंकि तुम अनकंट्रोलेबल हो, तुम बहुत फ्री हो, बहुत स्ट्रेंथ रखती हो। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बात सुनो। बार बार ओ हियर का वर्ड आ रहा है, और ये सब मुझे उस वक़्त ना करना पड़ता, क्योंकि मैं भी उस वक़्त तुम्हारी तरह फास्ट था। जी। नेक्स्ट देखिए, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है वेस्ट विंड से, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कोई वेव बना दो, कोई पत्ता बना दो, या कोई क्लाउड बना दो, बादल बना दो, कुछ भी करके मुझे उड़ा के ले जाओ, क्योंकि आई फॉल अपॉन थॉर्न्स ऑफ लीफ, मैं ज़िंदगी के कांटों पर गिर चुका हूँ। आई ब्लीड, और मेरे जिस्म से खून बह रहा है। ठीक है। वो असल में जो अपनी हार्डशिप्स को यहाँ पे कि एक्सप्रेस कर रहा है कि ज़िंदगी से वो बहुत थक चुका है। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेंड एंड बोर्ड वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। तो यहाँ पे पोइट कहता है कि अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेंज एंड बॉड, वक्त ने मुझ पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया और मैं थक चुका हूँ, झुक चुका हूँ, और मेरा गुरूर ख़त्म हो चुका है। मगर एक वक्त था कि जब मैं तुम्हारी तरह प्राउड था, स्विफ्ट था, तेज़ था। नेक्स्ट देखिए, मेक मी दाई लायर, मेक मी दाई लायर, लायर का मतलब सुर, गीत। तो पोइट उसे फिर वेस्ट विंड से कहता है कि मुझे अपना गीत बना लो, मुझे अपना म्यूज़िक बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज़, जब तुम जंगल में आती हो तो जंगल में पत्तों के सरसराने की का जो है ना वो एक गीत सा बजने लगता है, तो मुझे भी अपने गीत में शामिल कर लो। बट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, क्या हो अगर मेरे भी जो है वो पत्ते इसी जंगल के पत्तों की तरह गिर रहे हों। ठीक है। मैं भी ओल्ड एज में पहुंच चुका हूँ, या इन अपनी हार्डशिप से बहुत जो है वो थक चुका हूँ। तो जैसे मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, इन पत्तों की तरह मैं भी गिर रहा हूँ, मेरे पत्ते भी गिर रहे हैं। What if my leaves are falling like its own, the tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone।
तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही होगा, यानी कि मेरे पत्ते भी दरख्तों की तरह गिर रहे होंगे, तो फिर मैं और ये दरख्त दोनों मिलकर तुम्हारे माइटी म्यूज़िक को बढ़ा देंगे, तुम्हारी हारमोनीज़ को बढ़ा देंगे, तुम्हारी जो है वो माइटी हारमोनीज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। तो नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगरचे, ठीक है, आर्टमिनल टोन, यानी कि अगरचे ये जो है वो स्वीट दो इन सैडनेस, स्वीट दो इन सैडनेस, अगरचे वो कहते हैं कि ये जो है वो म्यूज़िक जो होगा ये काफ़ी सैड होगा लेकिन फिर भी ये स्वीट होगा। बी दो स्पिरिट फायर्स माई स्पिरिट, बी दो मी इम्पीटस वन। वो वेस्ट विंड से फिर कहता है कि तुम एक फायर स्पिरिट हो, तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम एक जैसे हो जाएंगे, हम दोनों को मिल जाना चाहिए, हम दोनों को एक जैसा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, ड्राइव माई डेड thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth, and by the incantation of this verse scatter as far as from an unextinguished hearth ashes and spark my words among mankind, be through my lips to unawakened earth the trumpet of a prophecy, O wind, if winter comes can spring be far behind। अब यहाँ पे पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है कि ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, मेरी डेड थॉट्स जो हैं उनको ले जाओ, इनको ले जाओ, और जब इनको तुम ले जाओगी तो मेरे जो है वो पास नई थॉट्स आ जाएंगे, लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई एक डेड लीव गिरता है तो इसकी जगह एक नई बर्थ होती है, नया पत्ता आता है, इसी तरह मेरी डेड लीव्स जब चली जाएंगी तो मेरी पुरानी सोचों की जगह मैं कुछ नया सोच सकूँगा, कुछ जो है प्रोडक्टिव सोच सकूँगा, कुछ अच्छा सोच सकूँगा। And by the incantation of this verse scatter, as from an unextinguished hearth ashes and spark my words among mankind। शैली कहते हैं कि ये सिर्फ एक पोएम नहीं है बल्कि एक प्रेयर है, और इस प्रेयर को सारी दुनिया में राख की तरह फैला दो, क्योंकि तुम तो ये कर सकती हो, तुम तो अनकंट्रोलेबल हो, कहीं भी जा सकती हो। तो कहते हैं कि मेरे इन वर्ड्स को सारी इंसानियत में फैला दो, तुम मेरे थ्रू कुछ कहो, लोगों तक मेरी थॉट्स पहुंचाओ, क्योंकि तुम हर जगह जा सकती हो। फिर उसे कहते हैं एट द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब यहाँ पे ऑप्टिमिज्म हमें नज़र आता है पोएम में कि रीबर्थ का होप का थीम हमें नज़र आता है। तो विंड से वो कहते हैं कि ए विंड, ए वेस्ट विंड, अगर विंटर आ गया है तो क्या स्प्रिंग नहीं आएगा, यानी कि क्या वो वक्त दूर है कि अगर मुश्किलात हैं तो आसानियाँ नहीं आएंगी, यानी कि ऐसा हरगिज़ नहीं कि अगर बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस पोएम में हमें डेथ का, रीबर्थ का थीम नज़र आता है, होप और ऑप्टिमिज्म नज़र आता है, होप फॉर द रेफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी हमें नज़र आता है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। नेक्स्ट पोएम तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।